गुलिस्तान न्यूज में आप सभी का खैर मकदम करते हैं, स्वागत करते हैं। आज पूरे देश में अंबेडकर जयंती मना रहे हैं और आप जानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वो शख्सियत था जिन्होंने हिंदुस्तान जैसे बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन दिया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। और आज भीम जयंती, भीमराव अंबेडकर जयंती के हिसाब से पूरे देश भर में इस दिन को बड़े पैमाने पे मनाते हैं। इस दिन की खास अहमियत जानने के लिए हमारे साथ खास मेहमान एडवोकेट मुस्तफा हाजी ज्वाइन कर चुके हैं। मुस्तफा हाजी साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। हाजी साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन भारत जैसे देश को देख, तो इस दिन को आप किस तरह से देखते हैं और क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? इस वक्त आपको आवाज आ रही मेरी? जी 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 जी। तो मैं इस दिन को मैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसको देखता हूँ। मैं समझता हूँ कि अगर इंडिया की हमारी मॉडर्न हिस्ट्री में अगर किसी ने अगर जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं, ट्राइबल्स हैं या जो शेड्यूल कास्ट, उनके बारे में अगर किसी ने अगर सोचा है और किसी भी बारे में इसको इतना अगर विजन दिया है, तो मैं समझता हूँ वो बी आर अम्बेडकर जी है। एंड क्योंकि वो उस टाइम पे भी ये फोर्सी कर पाए कि इंडिया का फ्यूचर क्या होगा और किस तरह की सोसाइटी हमारे यहाँ होनी चाहिए। तो मैं जी समझता हूँ अपने आप में इतना बड़ा फोरसाइट होना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी कमालियत की चीज़ है, मैं समझता हूँ। और इतना फोर्सी कर सके उस वक्त वो, और मैं समझता हूँ क्योंकि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जिसको कहते हैं आर्किटेक्ट है, जिनने फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जिनको कहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन को जिस जो हमारी जमहूरियत है, उसका जो एक बेसिस जो होता है, उसका जो प्रेमाइस होता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन होता है। और जितना भी हम एज इंडिविजुअल्स, एज कम्युनिटीज़ और पॉलिटिकल पार्टीज जितना भी हम उसको दूसरा एक और रंग अगर देना चाहें, वो उसको नहीं दे सकते हैं, बिकॉज वी हैव टू एज ए कंट्री गो बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। और जो हमारे आइन में जो दिया गया है उसके हिसाब से हमें चलना होता है। तो मैं समझता हूँ कि आइन में हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, जिससे स्पेशली लद्दाख की अगर आप बात करें, तो मैं समझता हूँ कि जो विजन उस टाइम पे जो स्ट्रगल्स हम इस टाइम पे अभी कर रहे हैं यूटी में, हम कह रहे हैं कि हमें खुद मुख्तारी होनी चाहिए, हम कह रहे हैं हमें डेमोक्रेटिक स्पेस होना चाहिए, फेडरलिज्म होना चाहिए। ये सारी चीज़ें उस टाइम पर ड्यूरिंग द टाइम जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की जब तामीर हो रही थी, उस टाइम पे इस सब चीज़ों के बारे में सोचा गया। और इसी तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो ट्राइबल एरियाज से रिलेटेड, जो ट्राइबल लोगों से रिलेटेड जो जितने भी प्रोविजंस हैं, वो उनकी विजन में, उनके उनकी गाइडेंस में, उनकी विजन को देखते हुए उसको कॉन्स्टिट्यूशन में वो दर्ज हो गई। जैसे कि अगर आप बेसिक अगर आप सिर्फ ट्राइबल की बात ना करके जो बाकी जो इनजस्टिसेस जो कम्युनिटी पे होती थी, जैसे आर्टिकल 17 की अगर आप बात करें, तो टॉक्स अबाउट एबॉलिशिंग अनटचेबिलिटी, जो होता है छुआछूत को उसको बैन करती है, तो प्रोहिबिट करती है। तो मैं समझता हूँ कि ये इसको प्रोविजन को, और इसके अलावा भी जैसे हमारे 6 शेड्यूल जो 5th शेड्यूल जिसकी जो डिमांड हम अभी इस वक्त कर रहे हैं, उसकी नींव भी जो फ्रेमवर्क है उनका, उसके उसमें भी बी आर अम्बेडकर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। और आप जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के डिबेट्स देखेंगे, तो उसमें भी आप देखेंगे कि किस तरह से उस टाइम पे उन्होंने स्पेशली जो नॉर्थ ईस्टर्न की जो स्टेट्स थे, उनकी खुद मुख्तारी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचा। और उन्होंने कहा कि जो नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं, बिकॉज फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पजेज दे हैव अ डिफरेंट आइडेंटिटी, दे हैव देयर ओन कल्चर, और इसके लिए उनको भी स्पेशल प्रोविजंस दी जानी चाहिए। इसके बारे में पहली बार जो बी आर अम्बेडकर जी का उसमें बहुत बड़ा रोल है। तो मैं समझता हूँ कि इसका ओवरऑल जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो इनका रोल है, जो कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है जिससे हमारी पूरा निज़ाम चलता है हमारे देश का, तो उसमें उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो आई कैनॉट एज एन, आप उसको शॉर्ट लिस्ट नहीं कर पाएंगे, आप उसको पॉइंट मतलब कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे कितना उनका कंट्रीब्यूशन है। तो मैं समझता हूँ कि उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है।
हाजी साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह से आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131st एनिवर्सरी है और आज के इस दिन को लद्दाख के कॉन्टेक्स्ट में हमें कैसे लेना चाहिए और कैसे हमें इसको देखना चाहिए। और दूसरा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंबेडकर खुद कहते हैं, मुझे वो मजहब पसंद है जो इक्वालिटी, लिबर्टी और जो है इंडिपेंडेंस देता है। तो लद्दाख के कॉन्टेक्स्ट में किस तरह से आप आज के इस दिन को देखते हैं? क्योंकि इक्वालिटी की जब बात आती है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आज के इस दिन की काफी अहमियत हमें नजर आता है। एग्जैक्टली मैं ये समझता हूँ कि इक्वालिटी एक कहने के लिए एक चीज़ होती है, बट उसको असलियत में समझना वो कुछ ही लोग उसको, मुझे लगता है कि हमारी तारीख में समझ पाए हैं। ऑल्दो बहुत सारे लोगों ने हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में जो लोग जुड़े थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बड़े सारे लोग थे जिसमें हम जिन्होंने हमारी नींव रखी कॉन्स्टिट्यूशन की, बट जिस कॉन्स्टिट्यूशन को असली मायने में अगर किसी ने समझा है, जो राइट टू इक्वालिटी होता है, जो हमारा आर्टिकल 14 होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, मैं समझता हूँ भीमराव अम्बेडकर ने ही समझा है। लेकिन और उसकी वजह है because he himself came from a certain community which did not have the same rights as the majority community, and that is the reason why he could see, he could understand कि इसमें असली मायने में इक्वालिटी क्या होती है, जस्टिस क्या होती है। इसलिए मैं समझता हूँ कि वो ज़्यादा बाकी लोगों से समझ पाए, बिकॉज जब आप एक पोजीशन, प्रिविलेज पोजीशन में होते हो तो आपको समझ ये चीज़ें नहीं आती हैं, बट इफ़ यू आर फ्रॉम दैट कम्युनिटी तो आपको रियल उसकी जो स्ट्रगल्स होती है वो पता होती है। तो इसलिए इनको पता था कि हमारी जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ है, प्लस जो हमारे ट्राइबल्स हैं, जो शेड्यूल कास्ट है, उनकी कितनी इंडिया में कितनी ज़्यादा स्ट्रगल्स रही है आज तक, हज़ारों सालों की उनकी स्ट्रगल है। तो उनको टू मेक देम, टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन इन सच ए वे कि उनको इंक्लूड किया जाए और उनकी जो उनकी तरक्की हो, उनकी अच्छाई हो, तो उसके लिए उसको इन्विजन करना सबसे पहली बात मैं समझता हूँ बहुत बड़ी उसको कंट्रीब्यूशन को आपको समझने की ज़रूरत है। और दूसरा, उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी करना और टू मेक दैट ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो, आई थिंक दैट इज ऑल्सो बिग बिग अचीवमेंट। क्योंकि सिर्फ उसको पेपर पे नहीं किया, और कॉन्स्टिट्यूशन की जो डिबेट्स कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के आप देखेंगे तो उनमें जो डिबेट्स हुए, तो उनमें काफ़ी सारी चीज़ को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने इम्प्लीमेंट किया, उसको रिफ्लेक्ट किया। जैसे हमारा आर्टिकल 244 होता है, जैसे 6 शेड्यूल हो गया, 5th शेड्यूल हो गया, दीज आर ऑल प्रोविजन जो मुझे लगता है कि उनकी इमेजिनेशन, उनकी विजन से ही आई कॉन्स्टिट्यूशन में। तो लद्दाख के कॉन्टेक्स्ट में जाहिर सी बात है, जब वो नॉर्थ ईस्ट की अगर जब बात कर रहे थे, उसी का जो कॉन्टेक्स्ट होगा सिमिलर, दैट ऑल्सो अप्लाइज टू लद्दाख। तो उनकी नॉर्थ ईस्ट को लेकर ये थे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जब आप डिबेट्स देखेंगे, वो ये कह रहे थे कि बिकॉज ब्रिटिश के टाइम पे भी नॉर्थ ईस्ट को एक अलहदा एक नज़र से देखा जाता था, उनको इक्वल मेन स्ट्रीम से नहीं माना जाता था, और उसको एक बैकवर्ड एरिया की तरह, उनको शेड्यूल बैकवर्ड एरिया की तरह उनको देखा जाता था। तो उन्होंने कहा कि बिकॉज उनको पहले ही उनकी तारीख ऐसी रही है कि उनको पहले ही डिस्क्रिमिनेशन के साथ होता है, तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे प्रोविजंस लाने की ज़रूरत है जिनसे उनको भी एक इक्वल फुटिंग पे लाया जाए जो मेन स्ट्रीम है। एंड सेम इज द केस विद शेड्यूल कास्ट ऑल्सो, जो रिजर्वेशन का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में जो बात की गई है, उसका ही यही है कि हर किसी को एक इक्वल फुटिंग में, जो आर्टिकल 14 बात करता है कि हर किसी की सच्चाई, हर किसी की हिस्ट्री अलग होती है, लेकिन उनको एक फुटिंग में लाने के लिए आपको ये ज़रूरत है कि हर किसी की डिमांड, हर किसी की जो इनसिक्योरिटी, जो हर एक कम्युनिटी की जो पोजीशन है, उसको आप नज़र रखते हुए आपको देखना है कि उनको किस तरह से इक्वल फुटिंग पे लाया जाए। तो इसलिए लद्दाख की कॉन्टेक्स्ट में मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा अगर किसी को लद्दाखियों को अगर किसी को अगर देखना है, इफ़ यू वांट टू लुक फॉर ए मॉडल और फॉर ए इंस्पिरेशन, आई थिंक दैट इज भीमराव अम्बेडकर। बिकॉज मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो उस वक्त चीज़ें लद्दाख के लिए सोची, वही इनसिक्योरिटीज इस वक्त हमें है। जो उस वक्त उन्होंने सोचा कि ऑटोनॉमी की जो बात होनी चाहिए, उस वक्त उन्होंने सोचा कि जो फेडरलिज्म की बात होनी चाहिए और लोगों को खुद लॉ बनाने का इख्तियार होना चाहिए। जैसे इस वक्त हमारे वहाँ हिल काउंसिल है, लेकिन ऑल दो इनको इतनी पावर जिस तरह से नहीं है, और जिस तरह की ब्यूरोक्रेसी अभी लद्दाख में है, उनका ये मानना था, जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है भीमराव अम्बेडकर, जितनी चीज़ें मैंने पढ़ी हैं, माई अंडरस्टैंडिंग इज दैट ही वाज against bureaucracy, against centralization of power, and he believed in decentralization of power. He believed in giving powers to the people. तो इसलिए मैं समझता हूँ कि लद्दाख की उनको अपने लॉज, कानून बनाने का इख्तियार दिया जाए, और उनको ब्यूरोक्रेटिक सेटअप में ज़्यादा नहीं रखा जाए, और अपने लॉज बनाने का खुद इख्तियार दिया जाए, जो हमें पहले जम्मू कश्मीर में था, उसी के फुटिंग पे हमें उसी तरीके से हमें पावर दी जाए। तो आई थिंक हिज
जो चीज़ें उन्होंने उस वक़्त बोली थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, जो चीज़ें उन्होंने उस वक़्त बोली थी चीज़ें, जैसे उन्होंने एक बड़ा, एक उनका बहुत बड़ा फेमस मोटो था, एजुकेट एजुकेट एजिटेट, एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज। एजिटेट, ऑर्गेनाइज, एजुकेट, ऑर्गेनाइज एंड एजिटेट, जो बोला था उस इसी कॉन्टेक्स्ट में बोला गया था कि एजुकेट का क्या मतलब है कि यू नीड एजुकेशन नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ जो हमारा सिंपल एजुकेशन होता है, जो हम तालीम के जो हवाले से होता है, बट टू अंडरस्टैंड कि लोगों को क्या क्या नीड्स हो सकती है उसके लिए, और एजिटेट की बिकॉज यू हैव टू देन फाइट फॉर योर राइट्स इन ए डेमोक्रेटिक सेटअप। तो उस तरह से जो चीज़ें थी वो हमारे वहाँ लद्दाख में अब 2022 में जो उन्होंने 47 में 48 में जो चीज़ें बोली थी, वो हमारे यहाँ 2022 में एग्जैक्ट चीज़ उसी चीज़ से हम गुजर रहे हैं, और एग्जैक्टली वो हमें यहाँ अप्लाई होता है लद्दाख के कॉन्टेक्स्ट में। हाजी साहब, आखिर पे मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निचली सेक्शन का, सोसाइटी के निचली सेक्शन का, लोअर सेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देखने को मिला है, और हमारे हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत बेहतरीन तरीके से प्रोविजन रखा गया है ताकि इक्वालिटी मेंटेन रहे। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपने लद्दाख की जब बात आती है तो ट्राइबल की बात साथ में आ जाता है। एग्जैक्टली इसाक, आप उनका अगर जो मेजर जो वर्क मैंने पढ़ी है, एनालिसिस ऑफ कास्ट, एंड जो बाकी जो उनके राइटिंग्स जो मैंने पढ़ी है, और बाकी जो उनकी डिबेट्स जो मैंने देखे हैं, जिसमें हजारों साल तक जो कुछ तबका है उनको डिस्क्रिमिनेट किया गया इस बेसिस पे, क्योंकि उनके कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन किया गया। तो हिज कंसर्न वाज दैट, और बहुत सारे स्कॉलर्स ये बोलते हैं कि इनकी जो पढ़ाई है, इनकी जो इनका जो मतलब काम है, कंट्रीब्यूशन है, वो सिर्फ कास्ट तक महदूद है। मैं समझता हूँ गलत है। मैं ये समझता हूँ कि उनका एक जनरल, एक ब्रॉड एक विजन था। It was not only for the caste, but also people people who belong to different castes. But he also thought about the people who belong to different tribes. या ऐसे लोग जो जैसे बाकी जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज होती हैं, उन सब के लिए उन्होंने सोचा, एंड दैट इज वाई हमें इस टाइम पे उनकी एहसास होना चाहिए कि आर्मी क्या क्या सोचा है, और कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब चीजें इसलिए रिफ्लेक्ट हुई बिकॉज उनका एक विजन, हर तबके को एक, क्योंकि हम एक आज़ाद एक देश फ्री हो गए थे, तो हमें एक इंडिपेंडेंट एक डेमोक्रेसी चाहिए कि जो आज तक जो होता आ रहा है ब्रिटिश के टाइम पे, जो बहुत ही इनजस्ट, बहुत ही अनजस्ट, बहुत ही आर्बिट्ररी था, उससे हमें आगे निकलने के लिए, टू मेक एन इक्वल इंडिया, टू मेक देखिए फेडरल इंडिया, तो हमें ये ज़रूरत है कि हर कम्युनिटी को एक ही उसके लेवल पे लाया जाए। और उसके लिए ज़रूरी क्या है, उसके लिए ज़रूरी ये है कि उनको जिस हालात में वो है उस हालात से उनको उभारा जाए, एंड दैट इज़ द लॉजिक बिहाइंड रिजर्वेशन, कि उनकी अपलिफ्टमेंट की जाए। उसके बारे में उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया, एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ हिम दैट वी हैव in the constitution of India the provisions for reservation, provisions for different laws for different areas। जैसे ट्राइबल 6 शेड्यूल की अगर बात करें नॉर्थ ईस्ट में जो अप्लीकेबल है इस वक्त, इसकी डिमांड हम भी कर रहे हैं, और जो लॉ मेकिंग जो पावर्स है उनको, उसकी विजन जो उसकी बुनियाद जो रखी थी, मैं समझता हूँ कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने रखी थी। और अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो डिबेट्स देखेंगे, अब उसमें देखेंगे कि जो बरदोली जो कमीशन जब बाद में बनी थी, वो उनका बेसिस भी ये था कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में इसको लेकर, ट्राइबल एरियाज को लेकर, जो शेड्यूल कास्ट के इश्यूज थे, उन इश्यूज को लेकर बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली डिबेट्स हुए हैं। तो आई थिंक हमें इस ना सिर्फ उनको से कॉस्मेटिक वे में हमें इनकी जो मैसेज है उसको देखना चाहिए, हमें उनके रीडिंग्स जो हैं, उनके जो वर्क्स हैं, उनके जो डिबेट्स हैं, उनको सबको भी समझना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि वो डायरेक्टली, मैं लद्दाख के बारे में फिर से कहना चाहता हूँ कि डायरेक्टली वो लद्दाख के कॉन्टेक्स्ट में इस वक्त अप्लाई होते हैं जो चीज़ें उस वक्त उन्होंने कही थी। जिस चीज़ की हम अभी डिमांड करें, जैसे लद्दाख का आपको पता है एपेक्स और केडी, कि हमें लॉ मेकिंग पावर दी जाए, स्टेट स्टेटस दी जाए, और हमें खुद इख्तियार दिए जाए, जिससे हम कानून खुद बनाए हैं, जो प्रोविजंस उनके जो लॉज और बाकी जो हमारे जो लॉ मेकर्स है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो मेंबर्स हैं, उनकी बदौलत है। तो मैं समझता हूँ कि इनका आज, जब तक हमारी जमहूरियत है, जब तक हमारी ये सोसाइटी है, जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इनका
जो फॉर एवर है, तो मैं समझता हूँ उनका कंट्रीब्यूशन हर एक मरहले पे है, हर एक लम्हे पे है। तो हमें उसकी स्पेशली जो जो हम डाउन रूटेन जो बैकवर्ड एरियाज हैं, मैं समझता हूँ उनकी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। और तो शायद हम ही इसलिए कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम, अगर आप इस वक्त देखेंगे तो उनकी उनकी राइटिंग, उनके जो काम है उस पर ज़्यादा इस तरह से बातें नहीं होती हैं। आप अगर देखें तो बाकी जो कम्युनिटीज़ में ज़्यादा उनको मानते हैं, बिकॉज ही वॉज somebody who actually thought about the emancipation of the people who are from backward communities, who are from scheduled caste communities। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि उनकी कंट्रीब्यूशन हमें न सिर्फ ऐसे दिन, आज के दिन, मतलब पूरे हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, पूरे लाइफ में इनको इसको हमें इनकम्पास करना चाहिए, इनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और इसी के उन्हीं का जो मोटो था उसको लेकर हमें आगे चलना चाहिए, और हमारी डिमांड उसी के इससे पूरी करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया एडवोकेट मुस्तफ़ा हाजी साहब हमारे साथ खुसूसी बात करने के लिए, खासकर आज के इस अहम जो है दिन की मुनासिबत से, जो कि अंबेडकर जयंती है और 131st बर्थ एनिवर्सरी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, जो कि फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। बने रहे गुलिस्तान साहब पल पल के अपडेट के लिए। आज के इस दिन की अहमियत लद्दाख के तनाजुर में, लद्दाख के कॉन्टेक्स्ट में किस तरह से है, इस हवाले से डॉक्टर मुस्तफ़ा एडवोकेट मुस्तफ़ा हाजी साहब ने आप तक अहम जानकारी पहुंचाने की कोशिश की। बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ साहब पल के अपडेट के लिए। मोहम्मद साक, गुलिस्तान न्यूज़ की। थैंक यू सर।